Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. In this unit, we are going to study the regulatory framework in financial sector of India, where we have to concentrate on RBI, its monetary policy, credit policy, CRR, CLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate, DFHI, AML, KYC norms, etc. Then is RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is Central Bank of India. It was established in 1935, April 1st, and RBI Act was 1934. In India, RBI supervises operations of all the banks. RBI का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सेंट्रल बोर्ड है डायरेक्टर्स का, उसमें गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, 15 डायरेक्टर्स हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है. हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है और 27 रीजनल ऑफिसेज हैं एंड 5 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ कॉलेज पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट पुणे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT हैदराबाद. ये सब हैं. इसका सब्सिडरीज हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN MPL. तो इसका ये स्ट्रक्चर है और आरबीआई का जो प्रेम्बल है वो आरबीआई के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को बताता है जो है रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system to the country to its advantage. इसमें बेटा कभी भी ये हमारे आरबीआई के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन किया जाता है अमंग 20 डिपार्टमेंट्स. 20 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए हैं, वेदर इट्स करेंसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सुपरविजन, फाइनेंशियल मार्केट्स और रिस्क मॉनिटरिंग. आरबीआई के जो मेन फंक्शंस हैं जिसमें वो मॉनेटरी अथॉरिटी की तरह काम करता है उसमें है सबसे पहले फॉर्मुलेशन और एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इसमें प्राइस स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में एडिक्वेट क्रेडिट का फ्लो करना ये इसका ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो वो कैश है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है. दूसरा है एसएलआर जो कि वो पैसे हैं, वो मनी है जो बैंक्स इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट की इशू की हुई सिक्योरिटीज में. तीसरा है आपका LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ये डे टू डे लिक्विडिटी जो होती है बैंकिंग सिस्टम में उसको मैनेज करना है. मींस बैंक के पास जो एक्स्ट्रा कैश है उसको एडजस्ट करना है. इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बैंक आरबीआई जो है वो रेपो रेट, रीपरचेज रेट को अनाउंस करता है. ये वो रेट है जिसपे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म मनी देता है बैंक्स को. रीपरचेज रेट, इसमें वो सिक्योरिटीज परचेज करता है और शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स को फाइनेंस प्रोवाइड करता है. रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट है जिसमें बैंक शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी अपनी बैंक के साथ पार्क करते हैं या हम कह सकते हैं अपना एक्सेस मनी है वो बैंक को के पास डिपॉजिट करते हैं. नाउ आरबीआई आल्सो फंक्शन एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं उसको प्रिस्क्राइब करना, एक जिसमें कंट्री की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस इंक्लूडेड है. इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टम के अंदर
बैंकिंग सिस्टम के अंदर पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेकर आना, उसको मेंटेन करना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें बैंक ऑल्सो मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन कंट्री। इससे एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट जो है वो कंट्रोल होता है, फैसिलिटेट होता है और एक ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में होता है। थर्ड इज इशू ऑफ करेंसी। करेंसी बैंक आरबीआई इशू करता है और जो सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं है कॉइन्स और करेंसी, उसको डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पर भी पर्पस है कि जो एडिक्वेट क्वांटिटी में करेंसी नोट्स और कॉइन्स सप्लाई में रहें और क्वालिटी उनकी अच्छी हो। इसके बाद डेवलपमेंटल रोल है जो कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। रिलेटेड फंक्शंस, बैंक जो है आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मर्चेंट बैंकर का काम करता है और उनका बैंकर भी है। ये बैंकर्स का बैंक है। ये रिलेटेड फंक्शंस हम जब डिस्कस करेंगे तो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक है। ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है और उनका बैंकर भी है। ये दिस आरबीआई इज बैंकर टू बैंक्स। आरबीआई सभी शेड्यूल्ड बैंक्स का बैंकिंग अकाउंट मेंटेन करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट स्कीम, इसमें जो सिस्टम है, इसमें जो कंट्री में जो पेमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, ये सेंट्रल बैंक की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 स्टैब्लिश हुआ है जिसमें सिर्फ आरबीआई का ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ही कंट्री में ऑपरेट होगा। आरबीआई जो है वो रेगुलेटर है फाइनेंशियल सिस्टम्स का एंड इसको रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया है इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम टू एंश्योर एफिशिएंट एंड फास्टर फ्लो ऑफ फंड्स अमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। फंड्स का डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर में एफिशिएंट एंड फास्टर फ्लो ऑफ फंड्स, ये पर्पस है आरबीआई का कि जो मनी सप्लाई है, जो फंड्स हैं वो एफिशिएंट वे में, फास्टर वे में इकोनॉमी में मूव करें। इसके लिए आरबीआई ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें सबसे पहला है कंप्यूटराइजेशन। एज वी नो कंप्यूटर रिड्यूसेस द टाइम टेकन इन क्लियरिंग, बैलेंसिंग, सेटलमेंट apart from providing accuracy in the final settlement. Then is mechanization. Machines का उपयोग किया जाता है for clearing the operations. For example, MICR, Magnetic Ink Character Recognition Code. MICR कोड दिया जाता है जो कि प्रोसेसिंग को फास्ट करता है, हेल्प करता है. Then is high value clearing. इसमें भी लार्ज वैल्यू चेक्स को सिलेक्टेड ब्रांचेस से सेम डे सेटल कर दिया जाता है. इसके बाद सीटीएस है. सीटीएस ने फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स को रिमूव कर दिया है सिस्टम से. अब चेक जो क्लियर होते हैं वो इमेज बेस्ड क्लियरिंग है. देन इज ईसीएस. इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंस्टेड ऑफ पेपर इंस्ट्रूमेंट्स. NECS is also there, which facilitates credit to bank account of multiple customers against a single debit of remitter's account. Facilitates creditors to bank account of multiple customers. ये वो सिस्टम है जिसमें रेमिटर के एक डेबिट से मल्टीपल कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट चला जाता है. इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसमें जो फंड्स हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं. किसी भी
पार्टिसिपेटिंग बैंक के यहाँ पर एक अकाउंट होल्डर अपने बैंक से किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है. देन आरटीजीएस, इट्स वेरी पॉपुलर नाउ. इसमें आरटीजीएस सेटलमेंट है वो इंटर बैंक पेमेंट्स हैं और 2 लाख से ऊपर अगर आपकी ट्रांजैक्शन है तो आप आरटीजीएस करवा सकते हैं. इसमें मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपीस पर डे. देन इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. दिस फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स. जो प्रीपेड कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो मेट्रो कार्ड है दैट इज प्रीपेड कार्ड. आजकल जो मोबाइल वॉलेट्स, पेपर वॉलेट्स ये आ गए हैं, ये प्रीपेड कार्ड्स हैं. इसके लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करते हैं. ये फैसिलिटेशन है अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड, जैसे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, कैश मेंटेन नहीं करना पड़ता. देन मोबाइल बैंकिंग इज देयर. मोबाइल इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज. आरबीआई जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग बिजनेस नहीं करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग टू द पब्लिक. ये सेंट्रल बैंक है और कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग का फंक्शन करता है. देन इज नबार्ड. नबार्ड एपेक्स बैंक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक है इन एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग. सारे बैंक जो एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग में जो हैं वो गाइड होते हैं नबार्ड से. ये बैंक के जो एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस हैं उनको रीफाइनेंस नबार्ड पब्लिक से भी बोरो करता है बाय इशूइंग बॉन्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग अदर बैंक्स. एक्सिम बैंक की बात करें तो एक्सिम बैंक अगेन एपेक्स बैंक है इंडिया का फॉर द फाइनेंसेस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट. ये इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको एनकरेज करता है, असिस्ट करता है. यहाँ पर भी जो फंड्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं बाय इशूइंग बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक. बोरो करते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, फंड्स क्रिएट करते हैं बैंक्स को फाइनेंस करने के लिए और एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली भी फाइनेंस करते हैं. हम समराइज कर लेते हैं. यहाँ पर बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है और उसको लेंड करती है. ये डिपॉजिट हो सकता है सेविंग बैंक अकाउंट की फॉर्म में, करंट अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी, और विड्रॉल होता है थ्रू चेक और अदरवाइज फ्रॉम सेविंग एंड करंट अकाउंट. बैंक एक लिंक है जो सरप्लस मनी और सरप्लस मनी ओनर्स एंड शॉर्टेज ऑफ मनी पर्संस के बीच में लिंक है, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में लिंक है. ये इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है और क्रेडिट और लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है. बैंकर जो है वो बैंकिंग सिस्टम का फेस है और इसकी जनरल और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो बैंकिंग में हम देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और आरबीआई जो है इसमें मेन बैंक है. इसके साथ ही कुछ की टर्म्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे जब आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं. ये आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स, पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नबार्ड, एक्सिम बैंक, आईआईएफसीएल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीआरबीएनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, सीआरआर एसएलआर एलएएफ रेपो रेट, डीबॉड डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, एनबीएफसी सीबीएलओ,
collateralized borrowing and lending operations. FEMA, Foreign Exchange Management Act. HVC, High Value Clearing. CTS, Check Truncation System. ECS, Electronic Clearing System. NECS, National Electronic Clearing Service. KYC की नॉर्म्स को हम बात करते हैं. KYC इज नो योर कस्टमर्स. ये टर्म यूज हो रही है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में. बहुत एफर्ट से ये डिटरमिन किया जाता है कि कस्टमर की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, उसके जो अकाउंट्स हैं उनमें जो फंड्स आ रहे हैं उनका सोर्स क्या है, कस्टमर का कोई बिजनेस है तो उसका नेचर क्या है, और वो जो ऑपरेशंस कर रहा है उसकी रीजनेबलनेस क्या है. ये सब इसलिए होता है कि जो बैंक्स हैं वो अपने फंड्स को सिक्योर कर सकें, अपने रिस्क को कम कर सकें. बैंक्स जो हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली क्रिमिनल एलिमेंट्स ये फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ना बन जाए. केवाईसी में दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, आइडेंटिटी एंड एड्रेस. आइडेंटिफिकेशन का मतलब कस्टमर को आइडेंटिफाई करना वो कौन है. इसके लिए रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. उसमें जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो आइडेंटिटी को प्रूव करती है. आइडेंटिटी अगर सेम हो तो एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस केस में बैंक्स को पीरियोडिकली अपडेट करने पड़ते हैं अपने रिकॉर्ड्स. तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की हैं बैंक्स को अंडर सेक्शन 35A, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत और रूल 7 के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांजैक्शंस के नेचर और वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए और इस प्रोसीजर को मैनर को मेंटेन करने के लिए और इस इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए टाइम देने के लिए ये प्रोविजंस बनाए हैं. इसमें अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर पेनल्टीज भी प्रिस्क्राइब की गई है. मनी लॉन्ड्रिंग को हम समझ लेते हैं. ये एक प्रोसेस है जिसमें क्राइम से जो प्रोसीड्स हैं, फंड्स हैं, उनको लेजिटिमेट मनी के फॉर्म में ट्रांसफर करना. क्राइम से जो पैसा आता है, किसी भी क्राइम से, एक्सटॉर्शन, इनसाइडर ट्रेनिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल गैम्बलिंग, इन सब से जो पैसा आता है उसको इस तरह से बैंक्स में डिपॉजिट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जमा कराना कि वो नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज से आया हुआ लगे. इसमें जो स्टेजेस हम देखते हैं वो 3 स्टेजेस हैं. पहला स्टेप है कि इसमें जो कैश है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम प्लेसमेंट कहते हैं. सेकेंड स्टेज में इसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इस तरह से कवर किया जाता है कि उसमें जो इलीगल सोर्स है वो छिप जाए. इसको हम लेयरिंग कहते हैं. और फाइनल स्टेप है जिसमें इलिसिट फंड से जो ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनसे वेल्थ जनरेट करना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन. इसमें जो कुछ स्टेप्स हैं वो अलग हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास नॉन कैश प्रोसीड्स हैं, वो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, तो उनको आपको प्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. पर्पस इसका क्या है? बैंकिंग सिस्टम में से क्रिमिनल एलिमेंट को प्रिवेंट करना, वहां से बचाना. बैंक को ये जानना कि कस्टमर्स कौन है, उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स कैसी हैं, ताकि बैंक का जो रिस्क है वो कम हो जाए. साथ ही सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर कोई आपको दिखती हैं तो उनको डिटेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना और उसकी रिपोर्टिंग करना विद एप्लीकेबल लॉज, एंड फॉर दैट यू हैव टू वेरी विजिलेंट. इसके साथ ही आपको लॉज और रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को खुद से फॉलो करना होता है. इस तरह से जो स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो केवाईसी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करे और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करे. इंटरनेशनली भी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम होता है. 1989 से G7 कंट्रीज ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसे FATF कहते हैं. ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका पर्पस ही है
कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनको डेवलप करे और एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स बनाए इसकी तरफ। ये 3 काम करती है। 1 इज मेंबर्स के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स को मॉनिटर करती है, उसको रिव्यू करती है, जो ट्रेंड्स हैं उनकी रिपोर्ट करती है और जो काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबली प्रमोट करती है और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जोर देती है। मनी लॉन्ड्रिंग के इंडिया में जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। 2002 में एक एक्ट पास किया गया है इस पार्लियामेंट में जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, उसकी रोकथाम करना और उसमें जो प्रॉपर्टी आती है, निकल के आती है, जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसको कॉन्फिस्केट करना, उसको जब्त करना। सेक्शन 12(1) बैंक की ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है कि बैंक को रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए जिसमें वो ट्रांजैक्शंस के नेचर और वैल्यू को की डिटेल रखे, चाहे ट्रांजैक्शन एक हो या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, और वो अगर 1 महीने में हो रही हैं तो उन ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को दे और उसमें उन क्लाइंट्स के, सभी क्लाइंट्स के आइडेंटिटी के रिकॉर्ड्स भी साथ में दे। बैंक को ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है फॉर 10 years अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो, और उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अगर सस्पिशियस है बैंक तो, और ये रिपोर्टिंग होगी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बाय द बैंक, आरबीआई के थ्रू ये जाएगी। और कैश ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं बैंक्स, और अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट की है तो वो 7 days में हो जानी चाहिए। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं वो 10 लाख से ऊपर की हैं वो रिपोर्ट होनी चाहिए। बैंक एक PMLA ऑफिसर अपॉइंट करता है जो कि आरबीआई की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन का बैंक में ध्यान रखता है। इसके बाद आपका रिपोर्टिंग है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो पॉलिसीज हैं उसमें मेनली KYC पॉलिसीज हैं, और प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए बैंक्स ने खास ध्यान रखना है। KYC की पॉलिसीज में 4 एलिमेंट्स हैं। 1 इज कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, थर्ड इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड फोर्थ इज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें पहले जब हम कस्टमर को एक्सेप्ट करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, तो उस आइडेंटिफिकेशन को आपको प्रॉपरली चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है और ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना होता है। इसके बाद जो इसके साथ जो रिस्क होता है उसको मैनेज करना होता है। इसमें स्टाफ को अवेयर करना होता है, स्टाफ की अवेयरनेस से ही इन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया जा सकता है और रिपोर्ट किया जा सकता है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में हमें वो सारे मेजर्स लेने होते हैं जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए और कस्टमर के आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। बैंक जो है वो ड्यू डिलिजेंस मेजर करता है। उसमें बिजनेस, जब उसे बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, ओकेजनल ट्रांजैक्शन कोई हो रही है तो, मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग की कोई सस्पिशन हो तो, अगर आपको डाउट हो, कोई डाटा या इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको डाउट हो, जिसको आपने पहले लिया है, उसे दोबारा से आप वेरीफाई करवा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। जब आप CDD कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको बिजनेस रिलेशनशिप या ओकेजनल ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ नहीं करना चाहिए। आपको कोई ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक अकाउंट नहीं करना चाहिए। आपको सारे पुराने और प्रेजेंट बिजनेस रिलेशनशिप कस्टमर के साथ टर्मिनेट कर देने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो सही नहीं है तो आपको इसकी रिपोर्ट FIU IND रेगुलेटर्स को करनी चाहिए जिनकी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इस पे आपको रिपोर्ट करनी है। देन इज DFHI
डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये एक स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन है जो अप्रैल 1988 में एस्टैब्लिश हुआ है और इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और साथ ही सेकेंडरी मार्केट को डेवलप करना। ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें है डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, सेल एंड अंडरराइट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा। इसका रोल जब हम देखते हैं, रोल ऑफ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI, बागुल वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उसको एनहांस करता है। RBI ने डिस्काउंट और फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर इस DFHI की स्थापना की है। DFHI जो है वो मार्च 1988 में इनकॉर्पोरेट हुआ और इसने अप्रैल 1988 में काम करना स्टार्ट किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इम्बैलेंसेस को स्मूदन करे और सेकेंडरी मार्केट को डेवलप करे। इसकी ऑथराइज कैपिटल 250 करोड़। DFHI मनी मार्केट के सभी सेगमेंट्स में ट्रांजैक्शन करता है, कॉल मनी हो, नोटिस मनी मार्केट हो या टर्म मनी मार्केट हो। वो ट्रेजरी बिल्स को ऑप्शंस पे परचेज और सेल करता है, कमर्शियल बिल्स में डील करता है, अपने कोट्स, डेली कोट्स देता है बाइंग और सेलिंग के, जिससे कि एक एक्टिव सेकेंडरी मार्केट इन सब चीजों की बन जाती है। ट्रेजरी बिल के केस में RBI बायबैक नहीं करता है मैच्योरिटी से पहले, तो और खरीदता भी नहीं है और फोर्टनाइटली ऑप्शंस के बिना। तो DFHI जो है वो इस गैप को फिल करता है, बिल्स की सेकेंडरी मार्केट को बनाए रखता है। इससे कॉर्पोरेट एंटिटीज या अदर बॉडीज को अपने शॉर्ट टर्म सरप्लसेस को इन्वेस्ट करने में या इनकैश करने में जब भी उन्हें जरूरत हो, RBI उससे मनी मार्केट में लिक्विडिटी के लेवल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। 1992 में जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शंस की जो इरेगुलरिटी हुई थी, उससे ओवरऑल ट्रेडिंग जो है वो मनी मार्केट के सभी हिस्सों में कम हो गई। DFHI का जो बिजनेस टर्नओवर है वो सेगमेंट्स में है, ट्रेजरी बिल्स में और कमर्शियल बिल्स। ये 1993-94 तक ये इतना प्रोमिनेंट नहीं था। कॉल मनी मार्केट में जो कंडीशंस थी, आसान कंडीशंस थी, उनकी वजह से ट्रेजरी बिल्स की सेकेंडरी मार्केट इतनी उभर नहीं पाई थी। पर अब जो है 91 डेज के और 364 डेज के जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो मनी मार्केट के प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं। RBI ने कुछ स्टेप्स लिए हैं पिछले सालों में, जिनसे जो बिल्स का जो फाइनेंस होता था वो अब सिर्फ जेन्युइन बिल ऑफ एक्सचेंज में ही होता है, जो कि गुड्स के मूवमेंट से ही जनरेट होते हैं और बोरोवर की क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग विद इन क्रेडिट लिमिट होते हैं। इससे जो वॉल्यूम है बिल्स का डिस्काउंट के लिए या रीडिस्काउंट के लिए वो कम हो गया है। इसमें ही है SBI का DFHI लिमिटेड। ये SBI की ग्रुप कंपनी है जो कि डोमेस्टिक मनी एंड डेट मार्केट में इंगेज है। ये कंपनी बनी है RBI के डिस्काउंट और DFHI और SBI गिल्ड लिमिटेड, जो कि इंडियन कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी है, इनको मर्ज करने पे ये बनी है। SBI जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में डील करती है और साथ ही शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, कॉल एंड नोटिस मनी डिपॉजिट्स। कंपनी जो है वो एक्टिव है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रिटेलिंग में। इसमें स्मॉल लॉट्स में भी वो डील करती है और सभी लीडिंग फंड्स के, म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। कंपनी मुंबई में बेस्ड है और 1988 से स्टार्ट हुई है। इस तरह से हमने देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है RBI का, वो किस तरह से काम करता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं।
as per guidelines of the apex body, that is RBI. So this is the regulation of Indian financial system.